हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुद्धा विजन क्लासेस। आज हम सभी जो है वो ज्योग्राफी का 1 का ख पढ़ेंगे, जल संसाधन। आप जल संसाधन पढ़ने से पहले एक बार जान लीजिए कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जल ही है तो जीवन है, या जल है तो कल है। तो इसी से हमें पता चलता है कि जल का महत्व हमारे जीवन में क्या है, या किस तरह से हमारे जीवन को जो है वो जल, अगर जल ना रहे तो बिना जल के जो है वो हमारे जीवन किस तरह से उसको प्रभावित करेगा, या जल संकट होता है तो किस तरह प्रभावित करता है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो जल संसाधन है, जो जल के स्रोत हैं, वो कितने भंडारण है, कौन सी नदियां हैं, कौन से वो हर साल वर्षा की वजह से कितने जल आते हैं, तो इन सभी का जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि जल एज ए संसाधन, कि जल को हम संसाधन कैसे कह सकते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, कि जल संसाधन की परिभाषा क्या होगी। तो इसका होगा कि मानो अपनी दैनिक जीवन में कई प्रकार से जल का उपयोग करता है, तब वह जल संसाधन कहलाती है। जैसे भोजन में, कृषि में, उद्योग में, घरेलू कार्यों में इत्यादि। यानी कहता है कि मानव अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में जो है वो जल का क्या करता है, प्रयोग करता है। और जब जल का हम प्रयोग कई प्रकार से करते हैं तो वे जल संसाधन के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जल एज एक संसाधन का स्रोत तो है, लेकिन वो तब तक जल संसाधन नहीं बनेगा जब तक हम उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या करें, प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये जल संसाधन की परिभाषा होती है। और एक बात याद रखिएगा कि मानव अपने सुबह जागने से लेकर के रात को सोने तक लगभग हर काम में जल का प्रयोग करता है। इसलिए जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आप इसे ये याद रखिएगा कि हमारी पृथ्वी ये इस ब्रह्मांड के 8 ग्रहों में से एकमात्र ऐसी ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और वो जीवन इसीलिए संभव है कि यहाँ पे वायुमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है, और ये तीनों मिलाकर के जैव मंडल का निर्माण करता है। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी के 71% जो आवरण है वो क्या है, जल से ढकी हुई है। यानी कि हमारे पृथ्वी की 71% भाग पे जल मौजूद है। सिर्फ 29% इलाके पे ही जो है वो धरती के या पृथ्वी के भूमि का प्रकार है, या भूमि है। तो हम ये जानेंगे कि जल का वितरण, कि जल का जो वितरण है, तो जल का वितरण किस प्रकार से है, दुनिया में जल का बंटवारा या जल किस तरह से दुनिया में पूरी फैली हुई है, वो कौन कौन से इलाके हैं जो जल के लिए जाने जाते हैं। तो जल का जो वितरण है, तो आप ये याद रखिएगा कि पूरी पृथ्वी, ये कहा जाता है कि पृथ्वी का 71% आवरण जल से ढका हुआ है। जल से ढका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि दुनिया में जल का वितरण कैसे है। तो आप ये जानो कि दुनिया की 71% या हमारी पृथ्वी के 71% भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। इसके और भी हैं कि दुनिया में जो है, आप आगे इसको जाओगे कि जितने भी जल उपलब्ध हैं, यानी अगर दूसरा पॉइंट कहा जाए
तो कुल जल उपलब्धता का, कुल जल उपलब्धता का 96.5% जो है वे खारे पानी के रूप में है, यानी कि ये खारे जल के रूप में है, और 3.5% जो है वे क्या है, मीठे जल के रूप में मौजूद है। मीठे जल या मृदु जल की हम बात करते हैं कि वे मृदु जल है, यानी वे जल जिसका हम अपने जीवन में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो दुनिया में जल तो अथाह है, जल असीमित है, जल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की जो है वो 71% हिस्सा क्या है, जल है। हमारी पृथ्वी 71% इलाके पे जल से भरी हुई है, लेकिन उस 71% में से 97% लगभग जो जल है वे खारे पानी के रूप में महासागरों, सागरों या बाकी इलाकों में क्या है, जमा है, जो हमारे मानव जीवन को या दैनिक जीवन में बहुत ही कम इस्तेमाल लिया जाता है, या वे इस्तेमाल के लायक पानी नहीं है। तो सिर्फ 3% पानी दुनिया में ऐसा है जो मृदु जल, यानी कि जो इसको मीठा जल हम कह सकते हैं, और वही जल हम हर क्षेत्र में उपयोग में लाते हैं, चाहे हम सिंचाई के लिए, कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग करें, अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए करें, उद्योग धंधों के लिए करें, बिजली बनाने के लिए करें, या किसी भी क्षेत्र में हम जल का प्रयोग करें, वही 3% जल से हम प्रयोग लाते हैं। इसका एक और डेटा होता है जल का वितरण का, कि तीसरा ये डेटा कहता है कि दुनिया के मौजूद दुनिया के मौजूद 75% मृदु जल, कि जो दुनिया का 75% मृदु जल है वो सिर्फ अंटार्कटिका, अलास्का, ग्रीनलैंड, साइबेरिया एवं ऊंचे पर्वतीय या पर्वत क्षेत्रों में हिमनद या बर्फ या हिम के रूप में मौजूद है। यानी कहा जाता है कि दुनिया का लगभग जो उपलब्ध मीठे पानी के जो स्रोत हैं या जो जल है, यानी कि 3% की बात किया जा रहा है। क्योंकि आप जल की उपलब्धता इस प्रकार से बांटो, आप जल की उपलब्धता, तो पृथ्वी पर कितना है, पृथ्वी पर जल 71% भाग, इस 71% में से जो है वो 96.5% क्या है, लवणीय जल है, यानी कि खारे पानी वाले जल है, और इसमें से मात्र जो है वो 3.5% ऐसे हैं जो क्या है, मृदु जल है, यानी कि मीठा जल है। और इस मीठे जल में से 75% जो है वे ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में जमा है, और सिर्फ 25% पानी ऐसा है मृदु जल का जो हम उपयोग में लाने योग्य हैं, यानी कि उपयोग में लाई जाती है। यानी कि दुनिया का जो पानी हम इस्तेमाल करने के योग्य है उसका भी सिर्फ 25% पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका भी 75% पानी जो है वो या तो अंटार्कटिका में बर्फ के चादरों के रूप में ढके हुए हैं, या वहाँ पे ग्लेशियरों के रूप में मौजूद हैं, या हमारे भारत में हिमालय ले लो। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो जहाँ पे पर्वतीय इलाके पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में भी वो सारा पानी क्या है, ठंडे या मीठा पानी क्या है, स्टोर है। तो उसका हम वर्तमान में प्रयोग में नहीं ला रहे हैं।
तो ये दुनिया में जल की उपलब्धता है कि आप 75% पानी जो है ग्लेशियर्स, बर्फ के चादरों या हिम चादरों के रूप में जमा है, 25% पानी जो है वो उपयोग में लाई जा रही है। और इस 25% का भी जो अगर उपयोगिता आप नापोगे कि जल की उपयोगिता, क्योंकि हम लोग जल की उपलब्धता पढ़ लिए, दुनिया में जल किस तरह से मौजूद है, तो जल की उपयोगिता में जो है तो पहला नंबर पे आता है कि कृषि के लिए सिंचाई। तो जो सिंचाई में हम पानी वेस्ट करते हैं ना, वो पूरी दुनिया का लगभग 50% पानी कहाँ जाता है, सिंचाई में चला जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है घरेलू कार्य, तीसरे नंबर पे आता है आपका पेयजल, यानी कि पीने के लिए जल इस्तेमाल करते हैं। चौथा नंबर पे आता है उद्योग, पांचवा नंबर पे आता है जन स्वास्थ्य, छठा नंबर पे आता है स्वास्थ्य या स्वच्छता, स्वच्छता या स्वास्थ्य, सातवें नंबर पे आता है आपका अन्य कार्य। तो ये जल की उपयोगिता है, यानी कि यहां से जो है वो हम जल की उपयोगिता जानेंगे। और ये जल की उपलब्धता था, यानी कि दुनिया में जल उपलब्ध है। हमारी पृथ्वी का 71% इलाका जो है वो पानी से ढका हुआ है, जलमंडल के रूप में है। लेकिन उस 71% में से भी लगभग 97% पानी जो है वे खारे पानी के रूप में मौजूद है। और जो 3% पानी है उसमें से भी जो है वो 75% पानी क्या है, बर्फ या ग्लेशियर्स के रूप में जमा है। यानी 25% पानी का हम प्रयोग वर्तमान में कर रहे हैं। और उस पानी की उपयोगिता यानी इस्तेमाल के लिए भी अलग अलग चीजें बनी हुई है। जैसे दुनिया में जितना भी पानी उपलब्ध है, जो मीठे पानी है, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है पूरी दुनिया में खेती के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खेती में जो सिंचाई के लिए पानी होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बाद में जो पूरी दुनिया में घरेलू कार्य है, घर से संबंधित कार्य है, उसमें आता है। तीसरे नंबर पर पेयजल आता है कि दुनिया में जो है वो पीने के लिए लोग हैं तो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी। फिर चौथा पे उद्योग धंधों, खाल कारखानों, फैक्ट्रियों में जो है जल की आपूर्ति की जाती है। इसमें बिजली बनाना भी आ सकता है कि पानियों का इस्तेमाल करके हम बिजली भी बनाते हैं, तो बिजली पैदा करने की भी एक चीजें हैं। तो ये इस प्रकार से जल की उपलब्धता और जल की उपयोगिता पूरी दुनिया में निर्धारित है। तो हम ये भले कहते हैं कि जल ही, अब आपको समझ में आएगा कि जल ही जीवन क्यों है, या जल के बिना कहावत ये जल है तो कल है, यानी कि फ्यूचर है, आपका कल का दिन है। इस दुनिया में जल खत्म होगा। किसी व्यक्ति ने कहा था कि दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो जल के लिए होगा। तो बात भी सही है कि हम जल को, और एक जल एक महत्वपूर्ण संसाधन में आता है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन में आता है। अगर इसकी हम सही से उपयोग ना करें, संरक्षण ना करें, तो आने वाले दिनों में हमारा जो देश है वो जल संकट के गंभीर समस्या से जूझेगा। आज भी जूझ रहा है, बट आज थोड़े से समस्या जो है वो कम है। लेकिन अगर हम इसका सही इस्तेमाल या सही से संरक्षण या सही से जल संचयन की विधि अपना नहीं सके, या वर्षा के पानी को स्टोर करने की प्रक्रिया नहीं जान सके या उसको अपना नहीं सके, तो भारत आने वाले समय में जो है वो बहुत बड़े जल संकट से गुजरने वाला है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये तो जल संसाधन या जल की उपयोगिता, जल के उपयोग हो गए, जल की उपलब्धता हो गई। अब जल के स्रोत कौन कौन से हैं? जल स्रोत, तो इसकी परिभाषा होती है कि वह माध्यम जिनके द्वारा हम सभी को जल की आपूर्ति या उपलब्धता
या प्राप्त करते हैं जल स्रोत कहलाती है। जल स्रोत कहलाती है, यानी कि वे माध्यम या वे इलाके या वे क्षेत्र या वे प्रक्रिया जिसके या जहाँ से हमें जल क्या होता है, प्राप्त होता है, या जहाँ से हम जल को पाते हैं या उपलब्ध होता है, वह माध्यम क्या कहलाता है, जल स्रोत कहलाता है। जल स्रोत के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे तालाबे, नदियाँ, झील, झरना, जलप्रपात, कुआं, नलकूप, बोरिंग्स, बोरवेल्स, भूमिगत जल, ये सभी जो हैं वे जल के क्या हैं, स्रोत हैं। लेकिन मुख्य रूप से दुनिया में जो है वे जल स्रोत के दो प्रकार होते हैं, कि जल स्रोत के दो प्रकार की चर्चा की जाती है। एक कहा जाता है भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल, और दूसरा जो आता है वे होता है भूमिगत जल। पहला जो है वो भूपृष्ठीय जल, दूसरा जो है वो भूमिगत जल, यानी कि एक जो है वो अपर द ग्राउंड लेवल जल और एक अंडरग्राउंड वाटर। तो इसका मतलब होता है इसको लिखेंगे कि वैसे जल स्रोत, वैसे जल स्रोत जो धरती के ऊपर, जो धरती के ऊपर मौजूद होते हैं, तथा जिनसे हमें जलापूर्ति होती है, वह भूपृष्ठीय जल कहलाती है। वह भूपृष्ठीय जल कहलाती है। जैसे नदी, तालाब, झील, झरना, नहरों, आहर, कुआं, बावड़ी इत्यादि, यानी वे ऐसे जल स्रोत हैं या ये ऐसे जलाशय हैं जो पृथ्वी के ऊपर क्या है, मौजूद हैं, और जहां से हम जल को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, या हमें अपनी जरूरत के हिसाब से जल की आपूर्ति हो जाती है। तो वे जल स्रोत जो हैं वो भूपृष्ठीय जल कहलाता है। इस भूपृष्ठीय जल में वर्षा के पानी भी आता है, जो बारिश की जल है वो भी इन नदियों, तालाबों, झीलों में कुछ जमा होते हैं। बाकी जो बारिश की पानी होती है वे रीस करके धरती के अंदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसको हम भूमिगत जल कहते हैं। तो उसको भी हम चर्चा करते हैं और उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा है भूमिगत जल, तो इसको लिखेंगे कि वह जल स्रोत जब वर्षा की पानी रीस कर धरती के आंतरिक भाग में जमा हो जाती है, जिसको हम अनेक माध्यम से
प्राप्त करते हैं भूमिगत जल कहलाती है। और भूमिगत जल को जो प्राप्त किया जाता है, तो जैसे आप इसमें लिख सकते हो कि नलकूप, तो जो माध्यम है वो क्या है, नलकूप है, चापाकल है, बोरवेल है, बोरिंग है इत्यादि। तो ये सब चीजें हैं जो भूमिगत जल को प्राप्त करने के माध्यम होते हैं। यानी कि भूमि के अंदर स्थित जल जिसका हम अलग अलग माध्यमों से निकाल करके या पाइपों को डाल करके इस्तेमाल के लिए लाते हैं, वह भूमिगत जल होता है। अब एक चीज याद रखिएगा कि चाहे भूपृष्ठीय जल हो या भूमिगत जल हो, इस दोनों प्रकार के स्रोतों के जल में से जो वर्षा का पानी है या जो बारिश है, वह इन दोनों को रिचार्ज करने में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। चाहे वो भूमि के ऊपर मौजूद जल के स्रोत हो जिसको हम भूपृष्ठीय जल बोलते हैं, या भूमि के अंदर मौजूद जल हो जिसको हम भूमिगत जल बोलते हैं, इन दोनों को अगर सही बैलेंस में रखना है, सही संतुलन में रखना है, तो हमें बारिश की पानी को क्या करना पड़ेगा, संचय करना पड़ेगा, उसको संरक्षित कर करके, उसको संचित कर करके जो है वो प्रयोग में लाना पड़ेगा। तो जो वर्षा का जल होता है ना, वे सबसे बड़ा स्रोत होता है किसी भी जगह का और किसी भी बारिश के और जो जल के संतुलन को बनाए रखने के लिए। क्योंकि बारिश का पानी भी धरती के नीचे या धरती के ऊपर मौजूद जो जलाशय हैं, वही जलवाष्प बन करके ऊपर जाते हैं और फिर बादलों के माध्यम से हुए बारिश होती है, जिसको हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये जल चक्र हमेशा चलते रहेगा। तो अगर हम इसका सही तरीके से प्रयोग में लाएं और इस्तेमाल करें, तो शायद हम जल संकट से जो है वो बच सकते हैं या उनसे जो है वो छुटकारा पाया जा सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी समस्या का समाधान किया जा सकता है, बट अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान में रखें, कुछ चीज़ों का सही प्रयोग करें, तो हम जल को वाकई में एक संसाधन के रूप में, अपने जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज़ों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और जल को आने वाले भविष्य के लिए भी क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। तो ये तो जल स्रोत थे, जलों के प्रकार था, ये जल संसाधन किस तरह से थे, जल की उपयोगिता क्या थी, जल की उपलब्धता क्या थी। अब हम इसमें जिक्र करेंगे कि भारत में जल की उपलब्धता किस तरीके से है, कि भारत में जो है वो जल किस तरह से मौजूद है, भारत में कितना पानी जो है वो मौजूद है। तो पहला पॉइंट है कि भारत जल संसाधन के मामले में, भारत जल संसाधन की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। यानी कि भारत में जल की लगभग कोई कमी नहीं है। अगर आप देखा जाए तो भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो जल के दिखते हो। इसके पीछे रीजन है कि भारत में दुनिया की टॉप 10 में से 3 नदियां बहती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, जो दुनिया की 10 बड़ी नदियों में क्या है, शामिल हैं। और ये नदियां अपने साथ अथाह पानी लेकर के आती है और वो घन मीटर या घन लीटर जो है वो पानी लेकर के ये लोग आती हैं। तो अगर हम इसका सही प्रयोग कर सके या सही इस्तेमाल कर सके, तो शायद हम भारत में जल संकट है उससे निकल सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है कि भारत में 1951 में जल भंडारण की क्षमता 18 अरब घन मीटर था, जो बढ़कर 174 अरब घन मीटर हो गया है।
यानी कि भारत में जो है वो आज़ादी के बाद से अब तक जो जल भंडारण की क्षमता थी, जो भारत के जलाशय थे, जो बड़े बड़े बांध थे या बांधों के सामने जो रिजर्वायर बनाए गए थे या जो कुछ बड़े जलाशयों के रूप में थे जो भारत में पानी या जल भंडार को संचित करके रखते थे, उनकी क्षमता वर्तमान में बढ़कर के 174 अरब घन मीटर तक पहुंच गई है, जो पहले 18 अरब घन मीटर था। तो ये भारत में जल की उपलब्धता को क्या करता है, दर्शाता है, या इससे चीजें हैं वो होती है। तीसरा है भारत में दुनिया की 10 बड़ी नदियों में से 3 नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा का बहाव या अपवाह तंत्र मौजूद है। यानी कि दुनिया में जितने भी 10 बड़ी नदियां हैं उसमें से 3 बड़ी नदियां जो है वे भारत में या भारत से हो करके बहती है। और इसमें से सिंधु जो है वो भारत में मात्र 30% इलाके, उसका जो पूरा बहाव क्षेत्र है, उसका जो पूरा लंबाई है सिंधु की, उसमें से 30% इलाके पे वो भारत के इलाके पे बहती है। बाकी वो पाकिस्तान चली जाती है, कुछ भाग जो है वो चीन में उसका पड़ता है। लेकिन गंगा वो लगभग भारत में बहती है, उसका कुछ भाग ही है जो बांग्लादेश जाता है। ब्रह्मपुत्र, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी है उसका लगभग 70% जो बहाव क्षेत्र है या जो उनकी लंबाई है, उसके रास्ते हैं, वे भारत से होकर के क्या होता है, गुजरता है। और यही गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण भी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा के पास करते हैं। यानी अगर आप दृष्टि से देखा जाए या आप आंकड़ों में देखो तो भारत में जल की कोई कमी नहीं है। जल का अगर कायदे से देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि हम नदियों में बह रहे पानी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल में नहीं ला पाते हैं। यही हमारे जल संकट का कारण बनता है। नदियों में पानी तो मीठा है, लेकिन उस पानी को या बारिश के पानी को भी हम नदियों में छोड़ देते हैं, नालों के द्वारा बहा दिया जाता है, और वही पानी वापस समुद्र में जाकर के क्या हो जाते हैं, खारा हो जाते हैं। तो सही पानी को भी हम लोग क्या कर देते हैं, खारे पानी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर हम नदियों का सही इस्तेमाल करें, उनके पानी का सही इस्तेमाल या प्रयोग में लाया जाए, तो भारत में जल जो है या जल की जो संसाधन है वो एक संपन्न राष्ट्र है। भारत में जल की उतनी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कायदे से देखा जाए तो दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है। परंतु उपलब्धता मृदु जल का 4% भाग भारत में है। दुनिया की लगभग 18 से 20% आबादी जो है वे भारत में रहती है, लेकिन जो उपलब्ध जल है दुनिया में, जो पीने योग्य या जो मीठे पानी को उपलब्ध जल है, उसका सिर्फ 4% जो भाग है वे भारत में है। यानी दुनिया में आबादी तो सबसे ज्यादा भारत में रहती है, लेकिन जो उपलब्ध जल है उसमें से सिर्फ 4% इलाके जो है वे भारत में आता है। जैसे कर्नाटक का अलास्का इलाका है, पूरा ग्रीनलैंड है, जहाँ पे दुनिया की बहुत कम आबादी पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे ग्लेशियरों के रूप में या बर्फ के रूप में या हिम चादरों के रूप में बहुत सारा पानी जो है वो क्या है, जमा है, या मीठे पानी के स्रोत बहुत सारे ज़्यादा हैं।
तो ये एक असमानताएं दिखती है दुनिया में जल का विवरण में या जल की उपलब्धता के मामले में, जो भारत में भी दिखाई पड़ता है और भारत में आगे भी है इसका, जो हम आगे चर्चा इसके अगले वीडियो में करेंगे। तो आज तक आपको ये धन्यवाद। जय।